जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू जिनवाणी विराजमान करते हैं, तब तक सब लोग आ जाएंगे। स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। कौर्णमोकारं मरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयरियौ वज्जाये लोगम्मीय सौवसावणम् एसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस कीर्माणो पावस पणासणो होई अरहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गंतियं सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनानमो वै शिरसा पयाणी सुबारह कोटि सैण सुलखतिराशि अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी पणमह 24 जिणवरम मई सुई अवहि विमल मण पंजय नाण चौक सामियु प्रणमामि सौवे गणहर देवा अठरे दिगामियु जय उधर सेन नाहो पैड पाहुड़ से लो बुद्धि सिरेंडु धरियो समप्यो पुपयंत। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम खंड का नाम है जीवस्थान, दूसरे खंड का नाम है खुद्दाबंद, तीसरे खंड का नाम है बंद स्वामित्व विचय, चौथे खंड का नाम है वेदना खंड, पांचवें खंड का नाम है वर्गणा खंड और छठे खंड का नाम है महाबंद। इनमें से पहले 5 खंड यानी महाबंद को छोड़कर 5 खंडों पर वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी जो धवला 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। हमारे यहाँ पर 9वीं पुस्तक के आधार से स्वाध्याय चल रहा है। इस धवला पुस्तक 9 चौथे वेदना खंड का विषय है और उसके अंदर 2 नियोग द्वार है, कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार। धवला पुस्तक में 9 कृति अनुयोग द्वार के जो सूत्र है उनकी रचना भूतबली आचार्य ने की है। संख्या में उन सूत्रों की संख्या 76 है। प्रारंभ के 44 सूत्र मंगलाचरण के रूप में अवतरित किए गए हैं। ये मंगलाचरण को अनिबद्ध मंगलाचरण कहा गया क्योंकि ये मंगलाचरण गौतम गंधर के द्वारा विरचित है और भूतबली आचार्य ने वहां से महाकर्म प्रकृति प्रापण से ही इसको वहां से लेकर यहाँ पर अवतरित किया है। इस 44 सूत्रों का हमारे यहाँ पर स्वाध्याय हुआ। उसके बाद में 45 सूत्रों के अंदर ये बताया गया है कि महाकर्म प्रकृति प्रापण के 24 अनुयोग द्वारों के नाम आए हैं और उनसे कृति अनुयोग द्वार किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का विधान। यह विधान बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से धवला पुस्तक 1 में जीव स्थान की उत्पत्ति का विधान आया था। मतलब 12 अंग में से कौन से अंग का है, कहां से है, किस अनुयोग द्वार के है, उसका वर्णन सूत्र नंबर 45 की टीका में किया।
उसके आगे 46 से लेकर 76 तक के सारे सूत्र जो है वो कृति अनुयोग द्वार के जो मूल विषय है उसके है। कृति 7 प्रकार की बताई गई, नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, भाव कृति। इनमें 3 कृति को जोड़ा, ग्रंथ कृति, गणन कृति और करण कृति। आचार्य में गणन कृति और करण कृति का मुख्य रूप से वर्णन किया गया। गणन कृति के अंदर 1 की संख्या को नोकृति कहा, 2 की संख्या को अवक्तव्य कहा और 3 से अधिक संख्या को कृति कहा। नारकी के अगर हम देखें तो प्रथम समय को छोड़कर प्रथम समय हमेशा ही नारकी पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं कृति है। लेकिन प्रथम समय में ऐसा हो सकता है कि कभी कोई नारकी उत्पन्न नहीं हो, तो उसके कृति भी है, अकृति भी है और अवक्तव्य भी है। दूसरा जो मुख्य विषय इसका है वह है करण कृति का। करण कहते हैं कार्य को, और वो कार्य क्या है कि यह जीव संसार अवस्था में औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर के परमाणु को ग्रहण करता, बस यही कार्य कर रहा है। अपन जगत में लौकिक में जो बोलते हैं ना, कार्य करते हैं, मैं सर्विस करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, आचार्य कहते हैं कि सिर्फ तू शरीर के पुद्गल के वर्गणा को ग्रहण करता है। जब कोई जीव केवल ग्रहण करे ऐसा हो सकता है, कोई केवल निर्जरा करे ऐसा हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? शरीर के परमाणु की ममता जी दोष। यहाँ पर शरीर के परमाणु, उनकी निर्जरा की बात करें। 5 प्रकार के जो शरीर है, 5 प्रकार के शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन शरीर, इनके परमाणु को केवल निर्जरा करे एक स्थिति, और दूसरा के दोनों हो सकते हैं, निर्जरा भी कर रहा है और ग्रहण भी कर रहा है। इन 3 प्रकार की स्थिति को उन्होंने नाम भी दिया। पहली स्थिति जो संगातन, जहां पर केवल ग्रहण हो रहा है, जहां पर केवल निर्जरा हो रही है उसको परिशातन, और जहां पर दोनों कार्य हो रहे हैं उसमें ग्रहण, मतलब उसको जो है संगातन और परिशातन कृति के नाम से दिया। चूंकि 5 शरीर है तो औदारिक शरीर की 3 कृति, वैक्रिक शरीर की 3 कृति, तेजस शरीर की भी 3 कृति। तो इस प्रकार तेजस की नहीं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर की भी 3 कृति, संगातन, परिशातन, संगातन, परिशातन। इस प्रकार इन प्रथम 3 शरीर जो आहार वर्गणा से बनती है, उनकी अशोका जी 9 कृति वो बन गई, 9 पद बन गए। इसके अलावा 4 पद तेजस और कार्बन। हम जानते हैं कि तेजस और कार्बन कैसा शरीर है कि अनादि के साथ संबंध में है। चूंकि अनादि से है तो इसका आदि नहीं है, अर्थात प्रथम समय की परिकल्पना नहीं बनती है। कौन सी बनती है? अप्रथम की बनती है। तो अनादिकाल से जीव के यहाँ पर इन 2 शरीरों के, किनके? तेजस और कार्बन के संगातन के बिना, यानी परिशातन, संगातन, परिशातन 2 कृति होती है। परिशातन कृति देखा जाए तो अयोग केवली भगवान क्यों होती? क्योंकि उनके ग्रहण नहीं होता है। मंजुला जी, ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके योग का निरोध हो गया है। और हम जानते हैं कि जब तक आत्मा में योग है तब तक कर्मों का आगमन होता है। जब अयोग केवली भगवान के योग ही नहीं है, वे तो योग निरोध कर ही आए हैं अयोग गुण स्थान में, तो उनके वहां पर संगातन कृति नहीं होती है, केवल परिशातन कृति होती है। संसार अवस्था में हम सभी जीवों के संगातन परिशातन कृति हो रही है, क्योंकि हम ग्रहण भी कर रहे हैं और उसकी भी हो रही है। इतनी बात अपनी हुई थी तो कुल बन गए 13 पद बन गए। ये 13 पद कर वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि इस प्रकार से, सूत्र नंबर 71 में लिखते हैं कि इस प्रकार से सत्य प्ररूपणा का वर्णन हुआ। मतलब ये कहना कि ये कृति है, औदारिक शरीर की कृति है, संगातन कृति है, हे करके कहा, तो इसको कहा कि ये सत्प्ररूपणा का कथन हुआ। तुरंत आचार्य वीरसेन कहते हैं कि सत्प्ररूपणा का कथन अगर विशेष से जानना है तो इसके अंदर पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत 3 अनुयोग द्वार कहना चाहिए। पद मीमांसा, अल्प बहुत्व और स्वामित्व 3 अनुयोग द्वार कहना चाहिए। और उसके अंदर पहला, अपन शेयर भी नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, कोई बात नहीं। ये प्रीति जी चेक करना है अपने को क्या दिन में क्या रोज ये आ रहा है, और इसमें कोई मतलब है ना, अगर नहीं है तो अपन मतलब मैं अलग से, क्योंकि मैं बहुत रोज की बात होती है, स्वाध्याय में अंतराय आता है और इसमें कोई तकलीफ मतलब बात नहीं, अपन कर सकते अपने को। मैं फोन करके देखती हूँ उसको। लेकिन रोज की बात क्या, कोई जरूरत नहीं किसी को तकलीफ देने। रोज तो क्या फोन अपने कारण किसी को तकलीफ हो, अपन चीटी को भी तकलीफ नहीं देने वाले, जैनी भाई।
हाँ, मैं अभी आज तो और करती हूँ फोन, उससे बात दो करती तीन हूँ। महीने से बात चल रही है रोज का, मतलब उन कैसे करें स्वाध्याय, ये मतलब अपने को जो है ना इस बात में नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट परसों में बिना उसके किया था, चलिए कोई बात नहीं। तो 13 पद की कृति की बात आई। अब आप लोगों के पास में पुस्तक, उसी से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो वहीं से चलना है। तो उन्होंने पहले क्या पद मीमांसा में क्या बताया उन्होंने कि जगन्य पद होता है, उत्कृष्ट पद होता है, अजगन्य पद होता है और अनुत्कृष्ट पद होता है। तो 4 पद हो गए। तो कल मंजुला जी हमने बात की थी ना कि 13 पदों के 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे उर्मिला जी? 52 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के उत्कृष्ट, हर एक के जगन्य, हर एक के अनुत्कृष्ट और हर एक के अजगन्य। हाँ जी, तो 52 हो गए। ये 52 हो गए। इसको क्या कहते हैं? पद मीमांसा। इसको क्या कहा? पद मीमांसा अपन ने कहा था। अब इसके बाद में स्वामित्व बताएंगे और अल्पबोध बताएंगे। क्या बताने के लिए? सत्प्ररूपणा का। कृति अनुयोग द्वार में सत्प्ररूपणा का वर्णन करने के लिए पद मीमांसा की। उसके बाद में क्या करेंगे? स्वामित्व बताएंगे। स्वामित्व समझते हैं? मतलब इसको करने वाला कौन है। कहते ना कि तेजस शरीर की परिशातन कृति करने वाला कौन है, ये तो है सामान्य प्ररूपणा। लेकिन तेजस शरीर की जगन्य परिशातन कृति करने वाला कौन है, उत्कृष्ट परिशातन कृति करने वाला कौन है, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट करने वाला, मतलब उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और अजगन्य करने वाला कौन है। तो इस प्रकार से जो मीमांसा करना, ये सब किसके अंदर आएगा? स्वामित्व की बात है। कौन अधिक से अधिक करता है। तो आचार्य ये हर एक 13 पदों में ये बात लगाएंगे, उत्कृष्ट समझाएंगे, जगन्य समझाएंगे और कहेंगे बीच में जो होती है उसके अनुत्कृष्ट और अजगन्य मीमांसा होती है। ये किसका विषय है? स्वामित्व का विषय है। स्वामित्व के विषय में उषा दोषी क्या प्रश्न बनेंगे कि औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संगातन कृति किसके होती है। मतलब सिर्फ पूछना किसकी होती है, कहते ना कि किसके होती है, एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? औदारिक शरीर के में वालों के किसके परिशातन कृति उत्कृष्ट होती है। तीसरा कौन सा बनेगा? औदारिक शरीर वालों में ही किसके परिशातन और संगातन कृति उत्कृष्ट होती है। ऐसे कैसे 3 प्रश्न बनेंगे जगन्य में। औदारिक शरीर के किसके जगन्य कृति होती है, संगातन कृति होती है, किसके जगन्य परिशातन कृति होती है, किसके जगन्य परिशातन और संगातन कृति होती है। बन गए? आप अब शेयर कर सकते हैं पंडित जी साहब, आप शेयर कर सकते हैं अब। हाँ ठीक है, तो करता हूँ। तो अब थोड़ा विषय करते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो 6 प्रश्न बने, इस प्रकार से हर एक के 3-3 और 6 प्रश्न बनेंगे। किसके? 5 शरीर के बताएंगे। तो 6 पंजे 30 प्रश्न हो जाएंगे। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 30 प्रश्न हो जाएंगे। 30 प्रश्न बनेंगे। तो आचार्य हमको एक एक करके समझाएंगे। क्या बताए मुग्धा जी? क्या फिर आगे बढ़े उसके पहले क्या बताए? अब ये पूछेंगे क्या? किसमें? स्वामित्व में। कि औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संगातन कृति किसके होती है। किसके होती है? इसका स्वामी कौन है, मतलब किसके ये होती है। इसी के आगे क्या करेंगे? औदारिक शरीर में उत्कृष्ट परिशातन कृति किसके होती है। औदारिक शरीर में उत्कृष्ट संगातन परिशातन कृति किसकी होती है। 3 बन गए। ये 3 प्रश्न बन गए औदारिक शरीर वालों के उत्कृष्ट को लेकर। ऐसे कैसे औदारिक शरीर को लेकर जगन्य के 3 प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे? औदारिक शरीर वालों में किसके जगन्य संगातन कृति किसके होती है। औदारिक शरीर में जगन्य परिशातन कृति किसके होती है। औदारिक शरीर वालों में जगन्य संगातन परिशातन कृति। तो औदारिक शरीर को लेकर 6 प्रश्न हो गए। ये बात किसको करेंगे? सभी शरीर को बात करेंगे। तो औदारिक, वैक्रिक, तेजस, आहारक को लेंगे। इन 3 के तो 6 प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन उनके 4-4 बनेंगे क्योंकि उनके जो है वो संगातन वाला प्रश्न नहीं बनेगा। 2 प्रश्न कम हो जाएंगे उनके। ठीक है ना? तो इस प्रकार से प्रश्न बनाकर आचार्य समझाएंगे इनका स्वामी कौन है। और फिर इन सभी पदों के अंदर अल्पबोध लगाएंगे कि किसकी सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी है, उसके ज्यादा की है। ये 3 अनुयोग द्वार के नाम बहुत आगे आने वाले हैं, क्योंकि हम इसके बाद में क्रम से हमारा दिन में, तो इसके बाद में आगे की 10वीं, 11वीं, 12वीं पुस्तक चलेगी। तो हर जगह कहाँ आएगा? वहां पर पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबोध।
ये हमको अनुयोग द्वारों का वर्णन करेंगे। ये अनुयोग द्वार को समझकर विषय का खुलासा बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो कब होगा जब हम इसके आदत में आ जाएंगे कि कैसे इसमें विषय को बता रहे हैं। शुरू करते हैं कि औदारिक शरीर की उत्कृष्टन संगातन कृति किसके होती है। पुस्तक बिना पढ़े हमको जवाब देना किसके होती है। तो देखिए, जिनागम में अस्थि से भी उत्तर दे सकते हैं, नास्ति से उत्तर दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि औदारिक शरीर की उत्कृष्टन संगातन कृति देव और नारकियों के नहीं होती है। होती है क्या? क्योंकि उनके औदारिक शरीर नहीं होता है। तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संगातन कृति किसके होती है? देव और नारकियों के नहीं होती है, मनुष्य और तिरंचों के होती है। होती है। ठीक है ना? ये बात बनेगा। अब ये बात, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ी मुझे किसके होती है, तो बोला उत्कृष्ट संगातन किससे होती है। किसके होती है तो बात पहले आ गई थी कि देव की होती है। यहाँ तो मुझे उत्कृष्ट किसके होती है। अब उत्कृष्ट संगातन कृति का क्या मतलब हुआ शब्द? किस पहले समय में योग्य परमाणु ग्रहण करना, अधिक से अधिक ग्रहण करना, और सबसे ज्यादा ग्रहण करना, वो बात कब बनेगी? अधिक से अधिक कैसे ग्रहण करना। अब परमाणु अधिक कैसे ग्रहण करता है? वो नरक गति से आके यहाँ पे फिर नरक गति। नहीं, वो तो पता है कैसे ग्रहण करता है। अधिक परमाणु अधिक योग वाला करता है। अभी अपन क्या बोलेंगे? जिसके उत्कृष्ट योग होता है। क्यों? कि जिसके जगन योग होता है कम परमाणु को करेंगे, जिसके मध्यम योग मध्यम परमाणु ग्रहण करेंगे। बात किसकी चल रही है कि हर जीव, संसारी जीव हर समय में एक समय प्रबंध ग्रहण करता है। ये बात समझाइए, एक समय प्रबंध को ग्रहण करता है, एक समय प्रबंध की निर्जरा होता है। मैं रुक गया यहाँ पर, क्योंकि मैं बता रहा हूं हर समय एक व्यक्ति एक समय प्रबंध को ग्रहण करता है और एक समय प्रबंध को निर्जरा करता है। ये समय प्रबंध कितना है? अभव्यों से अनंत गुणा, आज तक जितने सिद्ध हुए उसका अनंतवा भाग, मतलब ये इसका प्रमाण है। बोलते ना कि कितना बड़ा है, कि उससे बड़ा है और उससे छोटा है, मतलब बोल सकते ना। तो किससे बड़ा है और किसका अनंतवा भाग है, ऐसा समय प्रबंध का प्रमाण बताया। ये प्रमाण किसी द्रव्य प्रमाण है, क्योंकि परमाणु की संख्या को बताई है। लेकिन इन परमाणु की संख्या में ऐसा होते हुए भी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट का भेद हो जाता है। संजय जी जैन शाह कैसे बन जाता है आप बताना चाहेगी? क्योंकि योग, जीव के योग अलग अलग होते हैं। हर एक जीव के योग अलग अलग होते हैं। योग अलग अलग होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव अलग होते हैं, वो तो बात है ही है। लेकिन एक ही जीव समाज में भी अगर हम ले लें तो उसमें भी अलग अलग जीवों के अलग अलग योग होते हैं। अलग अलग जीवों के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या ये योग हर समय एक तरीके होते हैं? नहीं, कभी उत्कर्ष होते हैं, कभी अनुत्कर्ष होते हैं, कभी जगन्य भी हो सकते हैं, बदलते रहते हैं। हर जीव के भी अलग अलग होते हैं, एक बात। और अलग एक जीव के भी हर समय एक नहीं रहते हैं। अब हमें क्या, दो बात बता रहा हूं मैं। एक तो यह है, अपन अभी सिर्फ पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त जीव को ले ले। किसको ले? पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त जीव को ले ले। वो लेंगे मनुष्य, तिरंज ले लेंगे। पंचेंद्रीय है, संगी है, पर्याप्त है। पंचेंद्रीय है, संगी है, पर्याप्त है। ऐसे मनुष्य को योग उत्कर्ष भी होगा, जगन्य भी होगा। किसकी अपेक्षा का? हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। बात हो। अब जिस व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, ये नाना जीव की अपेक्षा बात की, एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तब भी उसके जन्म लेने से मरण तक, अंतिम समय में जब तक ये शरीर तथा उसके योग अलग अलग होता है। कभी उत्कर्ष होता है, कभी जगन्य होता है, कभी जगन्य उत्कर्ष होता है, कभी अवस्थित रहता है, पहले की अपेक्षा रहा। तो ये तीन स्थितियां बनती रहती है एक जीव के ही। इससे क्या होता है कि पुद्गल कर्म के परमाणुओं का संचय कम होता है। प्रदेश बंध, आपको सीधा बात करना तो प्रदेश बंध जिसको कहते हैं कर्म परमाणु की बात इसमें यहां पर चली आ रही है। बढ़े आगे। हाँ। तो एक जीव के कम ज्यादा योग की जो बात अपन करते हैं और हमें निकालना उत्कृष्ट के, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें उत्कृष्ट संघातन कृति निकालना है तो उत्कृष्ट योग वाले के ही होगी जिस समय होगी। अब संघातन कृति कब होती है? पहले समय में होती है। कब होती है? पहले समय में, क्योंकि उस समय निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि अभी पुराना शरीर जल चुक वहां पर रह गया है,
नया शरीर आया है और क्या बन रहा है उसके, कि अभी शरीर परमाणु को ग्रहण करेगा। जब पहले समय में जो ग्रहण करेगा तब वो होगा। अब पहले समय में जो ग्रहण करेगा, पहला समय कौन सा लेने का है? पहला समय जब अपन विग्रह गति का लेना, अगर 2 मोड़ वाला है तो 3 समय हो गए। पंचमी संख्या की बात कर रहे हैं तो कौन सा समय लेना? पहला समय नहीं, पहला समय वो नहीं है। यहाँ पहला समय कौन सा? पहला समय, हाँ, वो आहार वर्गणा ग्रहण करने का पहला समय। अब पंचेंद्रिय कोई भी आए तो 2 मोड़ से अधिक से आएगा, तो उसके 2 समय के बाद में तीसरा समय पहला होगा। नाम तो उसको कहेंगे तीसरे समयवर्ती। क्या कहेंगे उसको? तीसरा समयवर्ती। लेकिन तीसरे समय में ही वो ग्रहण करेगा, और उस समय अगर उसका उत्कृष्ट होगा तो उसकी उत्कर्षण संगठन होगी। मतलब जिस समय ग्रहण कर रहा है उस समय उसके क्या है, जिसमें केवल ग्रहण करना। क्या लेना? केवल ग्रहण करना, मतलब अभी निर्जरा नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे समय से क्या होगा, उसके बाद में निर्जरा भी होगी और संगातन भी होगा, लेगा भी और निगा भी, लेगा और नहीं लेगा। तो उत्कृष्ट करने के लिए एक बात तो हुआ कि उस समय उसको उत्कृष्ट होना चाहिए, लेकिन ये तो बात हुआ पहले समय के लिए। लेकिन अगर हम और देखें कि उत्कृष्ट योग से क्या होता है, एक पूरे जीवन के अंदर जो पूरे उत्कृष्ट योग वाला होगा उसका क्या होगा कि उसके उस भाव में शरीर के परमाणुओं का संचय अधिक होगा। क्या होगा? उसके शरीर के परमाणु का संचय अधिक होगा। तो वो अंत में जब छोड़ेगा तो बहुत सारे छोड़ेगा। तो इस तरह से विभिन्न अपेक्षा से लगाकर हमको बताएंगे इसका स्वामी कौन है। उत्कृष्ट योग से उस समय ग्रहण होता है, लेकिन संचय कैसे होता है कि सारे समय में वे उत्कृष्ट में ही रहा। तो योग हुआ ना, योग। तो आपको पता है योग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? उपोपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। हम बात कर रहे हैं किसकी? योगों की। फिर से बोलना। उपोपाद योग जो जन्म लेने के पहले समय में होता है। अभी यहाँ पर जन्म लेने के पहले समय लेना, यहाँ पर आहार वर्गणा का नहीं बोला मैंने, अभी योग की बात कर रहा हूं मैं। अभी बात कर रहा हूं योग की। जब वो संचय की संगातन गति की थी तब आप पहले समय लिया था। यहाँ पर कहा हाँ, रिजु गति वाले का और उसे मोड़ वाले का एक ही होगा। रिजु गति वाला आएगा तो पहले समय में ही वो ग्रहण कर लेगा। तो रिजु गति वाले के संगातन का समय और उपाद योग एक ही होगा, मतलब उपाद योग में भी वो कर लेगा। लेकिन जो विग्रह गति वाला है उसका पहला समय उपाद है, और हो सकता है उस समय उसके केवल कार्बन का योग हो और वो औदारिक शरीर ग्रहण नहीं करे। दूसरे समय में भी हो सकता है वो कार्बन का योग हो और तीसरे समय में वो जाकर औदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करे। तो ऐसा अंतर हो सकता है। ये बात बताने के बाद में मैं बता रहा हूं कि जब उसने जीवन में परमाणु को ग्रहण करना शुरू किया तो एक अवस्था आएगी जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। पहले वो अनारक था, कार्बन का योग था, शरीर करने लगा, मिश्र हुआ, और जब उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी? उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। तो दूसरे समय से लेकर जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक पहले समय में उपोपाद योग हुआ। दूसरे समय से लेकर जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसके एकांतानुवृद्धि योग होता है। कौन सा है? एकांतानुवृद्धि योग। एकांत है क्या कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एकांत किसमें लगाना कि योग बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसका योग बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि शरीर है नहीं है, उसको जल्दी से अपना घर बनाना है। खटाखट ईंटें लगाओ, फटाफट लगाओ। शरीर बनाना कब तक बनाएगा? शरीर पर्याप्ति तक। आप देखो ना, ईंटें किसी जल्दी लग जाती है, लेकिन जब एक बार लग गई, ईंटें लग गई तो उसमें काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो शरीर क्या धूल ही है ना, कर्म परमाणु की धूल है अपनी। तो धूल है, तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तो उसका निरंतर योग बढ़ता ही जाता। कब तक? जब तक शरीर पर्याप्ति, अंतर्मुख खाली है उसको क्या कहेंगे जी? एकांत। और जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गए उससे लेकर जीवन के अंतिम समय तक जितनी उसकी आयु है परिणाम योग होगा। लेकिन परिणाम योग जीवन में कभी उत्कृष्ट बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, अवस्थित भी रहता, बराबर चलेगा।
जन्म लेने के मतलब पहले समय में उपाधि योग था, चाहे विग्रह गति का हो चाहे जिसका भी हो। उसके बाद में दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति नहीं हुई, योग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में क्या होगा कि योग कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अवस्थित रह सकता है, उसको कहते हैं परिणाम योग। उसके और भी नाम है, गोलमान, घोटमान, कुछ भी को ऊपर घोटते ना, ऊपर गया नीचे गया, आप लोग कड़ी बनाते तो ऊपर आता नीचे, तो घोटमान, गोलमान और परिणाम योग। प्रसिद्ध नाम परिणाम योग है, लेकिन तीनों नाम जिनागम में दिए, गोलमान, घोटमान और परिणाम योग। अपन इसको सिर्फ परिणाम योग के नाम से करेंगे, उपाधि योग, एकांतानुवृद्धि और परिणाम योग, तीन प्रकार के हमने योग मतलब की। एकांतानुवृद्धि में प्रोसेस चालू है, यानी अपर्याप्त अवस्था है। हाँ, अपर्याप्त अवस्था है, लेकिन हाँ, शरीर परमाणु प्रोसेस- ज्यादा ग्रहण कर रहा है कि उसको जल्दी चिंता पड़ी है। हाँ, अब एक और बार जब शरीर बनने के बाद पूर्णता- में फिर वो हैप्पी हो जाता है, फिर बढ़ भी सकता है, कोई कोई बात तो घट भी सकता, मतलब वेरिएशन हो सकते हैं, बढ़ता भी है, घटता भी है, घटता है। अब ये तो वो हमारे जीवन में योग कैसे होता है, लेकिन जिसको अगर उत्कृष्ट संचय किसके होगा, जो जीवन में अधिक समय तक उत्कृष्ट योग में रहा। परिणाम योग घटते भी है, बढ़ते भी, अवस्थित भी रहते हैं, लेकिन अगर उत्कृष्ट संचय वाला कौन होगा, जो कि जीवन के काल में, जीवन काल कौन सा, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने से उसके आयु के अंतिम समय तक अगर उसके उत्कृष्ट योग में अधिक रहे, ऐसा तो नहीं रहेगा हर बार रहेगा, तो सीधा बोल देते वो रहेगा, लेकिन कम योग में कम बार आएगा। उत्कृष्ट तो ना शांत तो होता है, लेकिन अधिकतर गुस्सा ही करता रहता है। आप बड़े लकी थे कि आप गए और उसके घर पर आपको गुस्सा नहीं किया, नहीं तो मैं तो जब भी जाता हूं वहां पर तो मुझे तो गुस्सा करते ही मिलते भाई साहब। तो अधिक काल तक उत्कृष्ट रहा तो उस में क्या फर्क पड़ेगा कि उसके उस जीवन में जो कर्म परमाणु हुए हैं वे उत्कृष्ट संचय हुआ है। और अगर जगन्य में रहा है तो जगन्य हुए, और मध्यम में रहा है तो उसके मध्यम परमाणुओं का संचय हुआ है। कल हमने औदारिक शरीर की शुरू की थी, इतना बैकग्राउंड करके मैं और आगे बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, हम इसी चीज को आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब स्वामित्व अधिकार का पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए। अब स्वामित्व अधिकार का कथन करते हैं, पढ़िए। पेज अब स्वामित्व अधिकार का कथन, पेज नंबर 329 है, पीडीएफ का है। हाँ। 340, हाँ बोलिए। अब स्वामित्व का अधिकार करते औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है, पहला प्रश्न है। हाँ, अब स्वामित्व अधिकार का कथन करते हैं। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है, जो कोई मनुष्य या मनुष्यनी अथवा तिर्यंच या स्त्रीवेदी तिर्यंचनी पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, सौम्य है, 60 वर्ष की आयु वाला है, तीसरे समय में तद्भवस्थ हुआ है, तद्भवस्थ होने के प्रथम समय उसकी आहारक है एवं उसके उत्कृष्ट संघातन कृति होती है। बस रुकेंगे, ये उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गया, बाकी तो उसको वो समझा ही रहे। मतलब उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है, कौन बताएगा? यहाँ पर प्रश्न क्या है, उत्कृष्ट संघातन कृति औदारिक शरीर में किसके होती है, कि देव और नारकी की होती है। किसके होती है, देव नारकी की नहीं होती है, किसके होती है, मनुष्य और तिर्यंच के होती है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक शरीर होता है, देव नारकी के नहीं होती। ये उत्तर हो गया है। लेकिन ये देव नारकी कौन है ये बताना पड़ेगा, कौन है, तो पहले तो उसका बताएंगे बायोडेटा कि जिसके होती है उसके क्या लिखा है यहाँ पर, वह पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त है, वह जैनी है, पढ़ा लिखा है और रात को नहीं खाता है, आचरण को पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त। उसका बायोडेटा तैयार कर रहे हैं अपन, कौन का होती है कि जिसको होती वो कौन है, पंचेंद्रिय है, संगी है और पर्याप्त। इससे कहकर क्या हो गया, इससे कहेगा पंचेंद्रिय है अर्थात वो विकलेंद्रियों का अभाव कर दिया कि विकलेंद्रिय नहीं है। संगी कह असंगी नहीं है, वो पंचेंद्रिय में असंगी भेद भी है। और पर्याप्त कह अपर्याप्त नहीं है, मतलब उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय चल रहा, पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाले के बाद पर्याप्त है वो, ठीक है ना। ऐसे जीव की अपन ने लिया, ये तो गया उसका। अब वो कहेंगे कि उसका कहां से रिटर्न है, कि वो अमेरिका रिटर्न है, मतलब नरक रिटर्न है। कहां से रिटर्न है वो,
अमेरिका से रिटर्न है। तो कहां से रिटर्न है? नरक से। तो कौन होता है कि ऐसा कोई तिर्यंच मनुष्य जो अमेरिका रिटर्न यानी नरक से रिटर्न हुआ है, एक बात। और क्या कर रहा है वो? पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त है, उसके उत्कृष्ट संगातन कृति होती है। ये उन्होंने बात बताई। अब उसके उसमें और बात बता देंगे। अरे रे उसकी एज तो बताओ। ऐसा तो नहीं कि हमारी लड़की की एज कम है और उसकी एज ज्यादा है, एज तो बताओ। नहीं, वो संख्यात वर्ष वाला है। संख्यात वर्ष की आयु कहने से क्या निकला मधु जी? कि वो भोग भूमि वाला नहीं है। क्यों? भोग भूमि में अशोका जी असंख्यात वर्ष की आयु 3 पल्ले की हो सकती है, 2 पल्ले की हो सकती है, 1 पल्ले की हो सकती है। क्यों ऐसा? कोई भोग भूमि के लिए बढ़िया था, अच्छा था, कल प्रफुल्ल था, न उसके घर में किचन है, न कोई ड्राइंग, आराम से रेडीमेड खाना मिलता है भोग भूमि में, तो वहां से क्यों नहीं लिया उसको? जितना चाहता उतना खाना खा लेता। संख्यात वर्ष वाली आयु वाला नहीं है ना, असंख्यात वर्ष वाला है। हमें उत्कृष्ट योग वाले लेना है। वहाँ पर वहां के भोग भूमि जी तो बड़े मंद कषाय है, तो गुस्सा भी नहीं करते हो, वहाँ पर उत्कृष्ट योग गुस्सा नहीं नहीं करते हैं वो। उत्कृष्ट ज्यादा परिश्रम, वो इतने कोमल होते हैं कि अगर वो छींक आ जाए या उबासी आ जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता भूमि में मृत्यु कैसे होती है? अंत में कि छींक आके बोला आप हो ना, जिसे आपने जोर से क्या, हाँ छी, इतने में मर जाएगा। क्योंकि उस पर अपन नहीं आया तो कितने दिन सुबह उठ गए सर्दी में, दिल्ली में तो अभी छींकी लगा रहे होंगे, कुछ नहीं होता है, वापस तैयार हो जाते हैं। अशोका जी को एक्सपीरियंस है, सर्दी में कितनी बार होते। वहां तो जीवन में मरण होने के अंतिम समय में छींक आती है। ये तो भाई की बात है। वो जो स्त्री यारिका होती है उसको तो आपको उबासी आती है। जैसे कभी कभी अपन बैठे रहते हैं ट्रेन में, जो कहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी उबासी आगे थकान के कारण इतनी आई तो उसका मरण हो जाता है। तो ऐसा क्या संचय करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए क्या किया? संख्यात वर्ष की आयु वाला लिया। प्रश्न क्या था आशा बहन? कि इसका स्वामित्व कौन है? तो स्वामित्व में बताया कि जो पंचेंद्रिय संगी पर है, पर्याप्त के संख्यात वर्ष की आयु वाला है, क्योंकि भोग भूमि का जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाला है। कौन सी? तेजस करने की बात चल रही ना औदारिक। हाँ, तो पहले प्रश्न पूछा मैंने, आपको एग्जामिनर बनाया मैंने कि यह बताइए कि औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संगातन कृति किसके होती है? ये प्रश्न है। प्रश्न तो बोलो आप मधु जी, प्रश्न तो बोलिए, आपसे उत्तर तो हम देंगे। आप तो टीचर है, बोलिए क्या प्रश्न है? बोलिए बोलिए, ममता जी दोषी बोलिए। मैं बोलूं? औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संज्ञातन, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं बोलिए, लेकिन जिसको आता हो तो बोलिए। हाँ बोलिए, क्या है? औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संज्ञातन कृति किसके होती है? ये तो आप इसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। वीर सेन आचार्य का है कि खुद ही प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं, तो आप ही इसका उत्तर दीजिए। ये प्रीति जी मुझे लिखते हैं। बोलिए। मनुष्य जो कोई मनुष्य या मनुष्यनी अथवा तिर्यंच या स्त्री वेदी तिर्यंचनी पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, सौम्य है, वह संख्यात वर्ष की आयु वाली है। ये क्या बहुत बड़ा बड़ा उत्तर हो गया। मैं तो छोटे छोटे उत्तर में करता हूँ। आप लोग तो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं ना कि किसी भी तिर्यंच या मनुष्य के जो नरक से रिटर्न है उसके उत्कृष्ट संगातन कृति होती है। ये पहला प्रश्न हो गया, है ना। अच्छा, उस जिसके होती है उसका बायोडेटा क्या है? जब बायोडेटा पूछे उसका, तो बायोडेटा में बोलेंगे वो पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त। बायोडेटा में एज भी लिखेंगे तो उसकी संख्यात वर्ष वाले आयु है। क्या आशा बहन, एज क्या लिखेंगे? बायोडेटा में लिखेंगे। कास्ट क्या है? संगी है। कैसा है? पर्याप्त है। ये सब उसके बायोडेटा है, अपन लिखते हैं ना, इसे बायोडेटा में लिख दिया। तो बायोडेटा में क्या आ गया? पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त है, संख्यात वर्ष की आयु वाला। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट बायोडेटा में हो गए। हे कौन है? कि नरक से रिटर्न है और कोई भी तिर्यंच मनुष्य, वो ठीक है, लेडीज भी है, जेंट्स तो बाद में बताएंगे, लेकिन इतना ही है। वो जेंडर भरते ना, ही है कि शी है, वो तो अपन बाद फॉर्म में बाद में भरते हैं। अब नहीं, पहले तो बता दे कौन है कि इंडियन सिटीजन है, पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्त है, संख्यात वर्ष की आयु वाला। ये हो गया उसका। ये इसकी बात अपन ने बताया। अब ये कब होती है ये अलग तीसरा प्रश्न हो गया, उसका बायोडेटा बताया। अब क्या प्रश्न हुआ? उत्कृष्ट औदारिक शरीर की
उत्कृष्ट संघातन कृति कब होती है? आचार्य ने उस पैराग्राफ में उषा जी बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसलिए हम लोग कठिन लगता है। किसके होती है, कब होती है और जिसके होती है उसका बायोडेटा क्या, 3 प्रश्न में उत्तर देते हैं स्वामित्व में। कितने 3 प्रश्न कौन सा होती है? अश्वमेध 3 प्रश्न बनाने, हर जगह प्रश्न, नहीं तो क्या होगा, इतने पॉइंट आएंगे कि हमारे को कुछ पॉइंट आकाश में चले जाएंगे और अलोक आकाश में भी जा सकते हैं। तो हमको नहीं जाए, इसके लिए क्या करेंगे कि हर एक स्वामित्व प्रकरण में 3 प्रश्न है। किसके होती है, 1 लाइन में बता देने का है। कब होती है, दूसरा बता देने का है। जिसके होती है उसका बायोडेटा क्या है। बायोडेटा आप समझते हैं, परिचय पत्र बनाते हैं, ये 3 प्रश्न इसमें बनाए। अब अपन ने 2 का उत्तर तो दे दिया, अब 1 का उत्तर देना, उसके कब होती है। तो उन्होंने बोला तीसरे समयवर्ती जीव के होती है। अब ये देखो वहां क्या लिखता है, तीसरे समयवर्ती, लेकिन प्रथम समयवर्ती आहारक जो हुआ है, ये क्या मतलब है? तदभाव स्थित हुआ है और प्रथम समयवर्ती आहारक हुआ है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि वो नरक से आया है तो 2 मोड़ लेकर आया है। तीसरे समय में वो आहार वर्गणा को ग्रहण कर रहा है। जब उसने आहार वर्गणा, उसको नौकरी मिल गई, पैसा रोटी पानी का इंतजाम हो गया, तभी कहेंगे सेटल हुआ है। सेटल हुआ को क्या बोला? तद भव स्थित। वो भव स्थित कब होगा? जब तक वो आहार वर्गणा ग्रहण नहीं करता है ना, तब तक वो तो स्थित नहीं है। जब तक मुंबई में नौकरी हो लेकिन मकान नहीं हो, एक कमरा नहीं हो, तब तक वो सेटल नहीं है। ये कब सेटल होगा? जब तक वह तीसरे समय में जब आहार वर्गणा करेगा, उसको क्या कहा? तद्भाव स्थित हुआ। और वो तद्भाव स्थित में क्या हुआ? पहले समय में आहार किया। कब किया उसने? 2 मोड़ होने के बाद जो तीसरे समय में आया, तब उसको कहेंगे तद्भाव स्थित। वो उसका अगर पहले समय से लेंगे तो उसके, सिर्फ मैं प्रश्न पूछूंगा कस्तूरी जी से, पूछ सकता हूं क्योंकि कस्तूरी जी आप उत्तर देते ही है। इसके कौन सा योग होगा? उपाद योग होगा, उपांत योग होगा, उपांत योग होगा, उपाद योग अनुवृत्ति होगा, एकांतानुवृत्ति, एकांतानुवृत्ति होगा। बहुत बढ़िया। इसके उपाद योग नहीं होगा क्योंकि 2 मोड़ लेके आया था, पहले मोड़ में उपाद चला गया पहले समय में, दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति चल गया और एकांतानुवृत्ति बढ़ के तीसरे समय में जैसे आया तो उसके हुआ। तो यहाँ पर कौन सा होगा? एकांतानुवृत्ति। ये बात कौन समझाएगा? आशा बहन हमको समझ में नहीं आ रही है। कस्तूरी जी ने तो समझा दिया कि ये कैसे हो गया, एकांतानुवृत्ति कैसे हो गया। एक तरफ तो बोल रहे प्रथम समयवर्ती आहारक कह रहे हैं, पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसकी। पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, अभी अपर्याप्त है। हाँ, मतलब पर्याप्ति पूर्ण हो रही है ना, उस समय चल रही है पर्याप्ति पूर्ण होने लगी। नहीं, हमने शुरू किया पर्याप्ति बनाने, आहार वर्गणा करने का शुरू किया उसने। हाँ जी, हाँ जी। जिस समय वर्गणा कर रहा है ना, तभी 6 पर्याप्त अब यहाँ से शुरू हो रही है। एक 6 की 6 पर्याप्त यहाँ से शुरू हो रही है। आहार पर्याप्ति जब तक नहीं, पहला समय उसमें उपाद है, फिर दूसरा द्विचरम और तृतीय उसमें एकांतानुवृद्धि है। दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति शुरू नहीं, प्रीति, दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति शुरू हुई लेकिन चलेगी, तीसरे के आगे भी चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं होगी। तो जिस, अब अपने को निकालना है, अपने क्या निकालना कि जिस जीव के उत्कृष्ट औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति होती है वह एकांतानुवृत्ति योग वाला है। वो कौन सा है? एकांतानुवृत्ति वाला है। वो नरक से आया है, वह तीसरे समय में स्थित है। तद्भव से कब हुआ? तीसरे समय में हुआ, उसके जो है यहाँ पर हुआ है। मेरे ख्याल से विषय स्पष्ट हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं होगा तो फिर रिपीट करेंगे अपन, आगे बढ़ते थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़िए आशा बहन, पढ़ना जरा। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट परिशातन। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट परिशातन कृति किसके होती है? जो कोई मनुष्य या तिर्यंच अथवा पंचेंद्रिय स्त्रीवेदी मनुष्य योनि वाला या पंचेंद्रिय स्त्रीवेदी तिर्यंच योनि संगी होता है, पर्याप्त है, पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाला है, कर्म भूमि जे अथवा कर्म भूमि प्रतिभाग में उत्पन्न हुआ है, जिसमें विवक्षित भाव में स्थित होने के प्रथम समय से लेकर उत्कृष्ट योग के द्वारा आहार ग्रहण किया है, जो उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, जो उत्कृष्ट योग स्थानों को बहुत बहुत बार प्राप्त होता है, जघन योग स्थानों को प्राप्त नहीं होता,
जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग वाला बहुत बहुत बार होता है, तत्प्रायोग्य जघन्य योग वाला बहुत बहुत बार नहीं होता। जिसने अधस्तन स्थितियों के निषेध का जघन्य पद होता है और आगे की स्थितियों के निषेध का उत्कृष्ट पद हो, जो मध्य काल में विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, जिसने मध्य काल में शरीर का छेद नहीं किया है, जिसका भाषा काल स्तोक है, मनोयोग स्तोक है, मनोयोग काल स्तोक है, भाषा काल ह्रस्व है, मनोयोग काल ह्रस्व है और जीवित के अंतर्मुहूर्त मात्र शेष रहने पर योग स्थानों के उपरिम भाग में अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित है, जो अंतिम जीव गुण हानि स्थान के मध्य में आवली के असंख्यात भाग काल तक उपरिम भाग में स्थित है। त्रिचरम और द्विचरम समय में जो उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है तथा जो अंतिम समय में उत्तर शरीर की विक्रिया करता है, उसके उत्तर शरीर की विक्रिया करने के प्रथम समय में उत्कृष्ट योगायुक्त होने पर उत्कृष्ट परिशातन कृति होती है। उससे भिन्न बस आप तो सब समझ गए, हम लोग तो थोड़ा समझे, अभी आप लोग तो समझ गए हैं ना। क्या कितना पढ़ा आप लोगों ने? आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे थे, मुझे लगा सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग सब जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। क्या पढ़ा आपने? है ना? 15 लाइन पढ़ लीजिए। है क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। हमारे अशोका जी को क्या समझ में आया? जब आप समझाएंगे जब आएगा, कुछ नहीं आया समझ में। नहीं समझ आएगा। देखो इसको, ये ऐसे पैराग्राफ धवला में कई जगह आएंगे। अभी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं मतलब सब पुस्तकों में ऐसे ही शब्द आने वाले हैं और इसको देख के ही लोग घबरा जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, क्या अपने को तो ये तो अपने जो है अपना शैव का विषय नहीं है, चलो चलो अपने तो वही करो। नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन ये एक ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या है कि औदारिक शरीर की परिशातन कृति किसके होती है। प्रश्न तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न समझ में आया क्या है मंजुला जी? उत्तर नहीं, मुझे उत्तर तो मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। प्रश्न समझ में आ गया? क्या आ गया कि मतलब ये औदारिक शरीर की उत्कृष्ट परिशातन मतलब वो कर्म परमाणु खिरने की मतलब निर्जरा होने की कृति किसके होती बताओ है? किसके होती है? कि किसी भी मनुष्य तिरंज की होती, बाकी छोड़ो किसके होती, किसी भी मनुष्य तिरंज की होगी। क्यों होगी मनुष्य तिरंज के? औदारिक शरीर वाला है। औदारिक शरीर उनके ही होता है, देवनारकी के होता नहीं है, इसलिए उनके नहीं होगी। जिसके होगी वही देगा। अरे जिसके लड़की होगी उसी की तो शादी करेंगे ना। जिसके लड़का है तो उसके यहाँ से लड़की कैसे मिलेगी? औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर की परिशातन कृति होगी। अब कोई भी औदारिक शरीर वाला हो जैसे हम हो, हमारे परिशातन कृति कब होगी? जब 14 गुण स्थान में जाएंगे, क्योंकि हमने संगातन। अच्छा, परिशातन कृति कैसे होगी, कब होगी हमारी? केवल परिशातन कृति कब होगी? क्योंकि जन्म के अंतिम समय तक ग्रहण भी कर रहे और त्याग भी कर रहे, तो संगातन परिशातन तो हो जाएगा। बात तो उन्होंने आचार्य ने लिख दी कि किसी भी तिर्यंच और मनुष्य के उत्कृष्ट परिशातन कृति होती है, बताया उन्होंने बाद में। तो मैंने क्या बताया था अशोका जी? एक बार इसमें अपन मेहनत करेंगे तो आगे अपने पूरी समझ में आ जाएगा कि पहले इस पैराग्राफ के 3 प्रश्न बनाने। क्या बनाना है? किसके होती है, कब होती है, जिसके होती है उसका बायोडेटा क्या है। क्या इस जो जितना पढ़ा ना आशा बहन, एक बार आप लोग मेहनत करें इसको पढ़ के। मैं तो हुई हूं, मतलब ऐसा मुझे कोई जल्दी नहीं है ये, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे का तो फिर वो समझाना नहीं, आप भी मुझे समझाएंगे सब लोग। इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं। क्या 3 प्रश्न कौन से बन रहे हैं उर्मिला जी? ये औदारिक शरीर वालों में परिशातन कृति, उत्कृष्ट परिशातन कृति किसके होती है, कब होती दूसरा है, प्रश्न क्या है, कब होती है, तीसरे जिसके होती है वो कैसा होता है, पर उसका बायोडेटा कैसा है। अब ये बात है कि पहले सोचना पड़ेगा कि हमको पहले समय में संगातन है और दूसरे समय से संगातन परिशातन है, तो परिशातन का चांस कैसे आएगा? और आचार्य ने पूछा भी, बताया भी है, तो उसका संगातन का परिशातन कैसे आएगा? एक बात नहीं अभी नहीं, इसी अभी नहीं बनाएंगे। अभी आपको तो पंचम काल में नहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आपको एक 16 पुस्तक भी पढ़ लीजिए। पंचम काल में तो आप बस यही रहना पड़ेगा। अभी
अभी अपन जिस अवस्था में है अनंत और नहीं, अभी तो जिस गुणस्थान में उसी की बात कर रहे हैं अपन तो नहीं, अभी नहीं जाने का। अभी तो किसके होगी, संगातन परिशातन तो होगी, तो कैसे होगी बोलो। ऐसा है, वैकृक शरीर उत्पन्न करना पड़ेगा। तो जब उसके वैकृक शरीर का ग्रहण होगा तब इस शरीर की परिशातन कृति होगी। ये इसकी ट्रिक है, आर्ट है, नॉलेज की कला है। जैसे आप खाना बनाते ना, तो इसमें क्या कला है कि वो जीरा कब डालते, जरा सा भी गर्म नहीं हो उसको डाल देना, नहीं तो फिर सन जल जाएगा। इसकी कला होती है ना, खाना में कला है। तो यहाँ पर परिशातन गति की कला क्या है कि उसको अपने क्या करना, वैकृक शरीर बनाना पड़ेगा। और जब वो वैकृक शरीर बनाएगा तो वैकृक शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा और उस समय जो है इसकी परिशातन हो जाएगी। और उसका कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका है क्या? नहीं यार, आपको काम करना, छोटा बच्चा है तो कब करेंगे, माला वाला कब जपेंगे, जब बच्चा सो जाएगा। तो माता लोग क्या करती है कि बस एक ही तरीका, तो बच्चा तो दिन भर मस्ती करता रहता है, घर में दिन भर का रोटी पानी का आप लोगों को काम लेता है, तो माला कब जपेंगे कि भैया जब वो ऑफिस से नहीं आया, उसको दिन में ही आता है, 1 घंटा जैसे उसको दूध पिलाते हैं और सुला देते हैं, फिर मेरे को 1 घंटा मिलता है और बोलते हैं तब मैं जो अपनी माला वाला सब जप लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। तो इस शरीर को ये बराबर ग्रहण कर रहा, छोड़ रहा है, तो कोई ना कोई तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? एक नया शरीर जब बनाएगा उसको कहेंगे विक्रिया। क्या करेंगे? विक्रिया करेंगे। तो जब विक्रिया करेंगे तब क्या करेंगे कि वो उसके परिणाम ग्रहण करेगा, तो इसके परिशातन कृति हो जाएगी। ये तो हो गई कला। ये तो क्या हो गई? आचार्यों की ज्ञान की कला कि परिशातन कृति कैसे निकालनी। लेकिन अब हमें कौन से निकालनी ममता जी? उत्कर्ष निकालनी है। तो उसको पूरा संचय करना पड़ेगा। वहां तो पहले समय में करना था संगातन में, तो कोई बात नहीं, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय किया, तीसरे समय में तो कर दिया। अब इसको तुमको उत्कृष्ट करनी है। और बेचारा पुराना शरीर तो छोड़ के आ गया। जैसे आते ना अपने पाकिस्तान से लोग इधर आ गए, कुछ लेके तो कुछ आए नहीं है, अब कमाएंगे तब तो आएंगे ना, तो पूरे जीवन भर कमाएगा। और उसको करनी कौन सी है? उत्कृष्ट करनी है। तो हमेशा कहाँ रहेगा? उत्कृष्ट योग स्थान में रहेगा। कहाँ पर रहेगा वो? उत्कृष्ट योग वाला होगा। तो क्या होगा कि कम योग वाला नहीं होगा। तो ऐसे बात, अब वो वृद्धि को प्राप्त होगा तो बार बार, एक तो उत्कृष्ट योग वाला, और वृद्धि भी क्या करेगा? बार बार उत्कृष्ट वृद्धि के स्थान को प्राप्त करेगा। कम समय में वो जगन्य योग वाले स्थानों में आएगा। ऐसे उसको ये सब क्यों कर रहे हैं कि ताकि उसके उत्कृष्ट संचय हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था आपके पास में, लड़की की शादी करनी है, करनी बड़े खरंद में, तो क्या करोगे? बचाओगे, खुद काम करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, सेविंग बैंक का अकाउंट खोलोगे, बच्ची 18 साल की होगी उस समय साफ करोगे, उसके पहले आप कम खाओगे, मतलब उसको खर्चा कम करेगा, उसकी उत्कृष्ट योग से कमाएगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। ये सब बातें उसको जीवन में बतानी पड़ेगी। वो कौन कौन सी बातें हैं, और वो बातें किससे बताएंगे कि योग स्थान से बताएंगे। किसके बताएंगे? योग स्थान से। और क्या बताएंगे? बातें तो बहुत कुछ आ गई है उसमें वृद्धि। 11 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? उसके बाद इस पैराग्राफ में अगर अपन निकाल दे, क्या निकाल दे कि वह मनुष्य, वो कौन सा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तो जो लिखा ना, उसको निकाल दे। वो प्रथम समय से उत्कृष्ट योग को आहार किया, वहां से लेकर जो सारी बात है उसमें 11 पॉइंट है। कॉमा, जहां कॉमा लगा ना, उस पॉइंट को अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। कितना पॉइंट लिखेंगे? 11 पॉइंट लिखेंगे। और फिर अपन 11 पॉइंट को समझेंगे, 11 पॉइंट में है क्या, बात क्या है, तो अपने को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन उन 11 पॉइंट में क्या बताया कि वो जीवन में कितना संघर्ष किया। न पति की अच्छी, आप कहते ना कि हमारे घर में पति की अच्छी इनकम नहीं थी, खानदानी पैसा नहीं था, यहाँ तो बेचारा ये आया था, पुराना शरीर छोड़ के आ गया, सारा कमाई यहीं पर ही करना है। तो उसने जीवन भर रहा कैसे, वो कैसे उसने संचय को प्राप्त किया, और यहाँ तक कि इकट्ठा किया नहीं किया। क्योंकि अगर मान लो इकट्ठा किया तो हमें पता है हर समय उसकी निर्जरा भी होती रहती है। अब आप बताइए, उषा जी जैन से पूछूंगा कि अभी मुझे थोड़ी सी सोचना है कि अब मुझे जो है बहुत प्रदेश अंत में ले जाना है खेलने के, क्योंकि उत्कर्ष परिशातन गति करना है, तो मैं इकट्ठा कैसे करूंगा? क्योंकि हर समय एक समय प्रबंध बनता है और एक समय प्रबंध निर्जरा हो जाती है। तो इकट्ठा कैसे होगा? जितना कमाया उतना निर्जरा हो गई, तो उसका संचय कैसे होगा?
सोचना तो पड़ेगा। चलिए मैं सोच के बताता हूं आपको। जब अपन एक समय प्रबंध को ग्रहण करते हैं, हाँ बताइए। उत्कर्ष योग द्वारा संचय हो गया, लेकिन खत्म भी तो, ये देखिए उत्कर्ष योग से ग्रहण करेगा लेकिन खर्चा नहीं करेगा। तो कैसे करेगा कि हर समय जो समय प्रबंध बनता है उसके औदारिक शरीर के निश्चय कृष्णा होती है, और निश्चय कृष्णा कितनी होती है? जितना उसके आयु है। जैसे उसने 10 वर्ष में औदारिक समय किया, उसकी आयु 80 वर्ष है, तो 10 से लेकर 80 वर्ष तक जितने समय है उतने तक उसके निषेकों में औदारिक शरीर के परमाणु का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे ही होता है, औदारिक शरीर का परमाणु तो ऐसे होता है। तो ये भी आपने बता दिया, तो वो तो उसका बंटवारा करने का तो विधान है। और वो तो कहते हैं गो पुच्छा अलग अलग ढंग से है, नीचे के कम ऊपर कम ऊपर कम, लेकिन अंत में वो तो उल्टा है, वो तो हीन कर देता है, लेकिन मुझे तो अधिक करना है। तो ये क्या करेगा? उत्कर्ष योग से रहेगा और ऊपर के निषेकों में अधिक परमाणु देगा और नीचे के निषेकों में कम परमाणु देगा। तो कहेंगे निषेक में कर्म परमाणु को करने की एक विशेष प्रक्रिया, यही सब लिखा है यहाँ पर कि वो जीवन में कैसे इकट्ठा करता माल। खूब उत्कर्ष योग से करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, योगा करता है, दिन भर काम करता है, दिन में भी नहीं सोता है, जितना मिलता पहले लाकर उसको जो है बैंक में जाके जमा करता है, फिर लाता है, फिर थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा ऊपर से बच्चों से लेकर ऊपर के निषेकों में ज्यादा डाल देता है। तो इस प्रकार से वो कर्मों का संचय कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो 11 पॉइंट में कुछ भी नहीं बताया। 11 पॉइंट में ये बताया कि वो माल कैसे इकट्ठा करता है, और जब जीवन का अंत समय आता है ना, तो अंत के दूसरे और तीसरे समय शरीर में जाकर जोरदार उत्कर्ष योग स्थान को प्राप्त होता है और फिर विक्रिया करता है। अंत समय में विक्रिया करता है, इधर इसकी प्रसाधन गति हो जाती है और ये चला जाता है। बात इतनी सी है, लेकिन वो विक्रिया करता है तो उस समय अधिक परमाणु कैसे खिले, उसके लिए उन्होंने 11 पॉइंट बताए कि जीवन में कैसे रहा। कोई घर का सारा काम खुद किया, ट्रेन में गया तो वो पैसे अधिक खर्चे नहीं करे, तो सब जगह की बात कर उसने पूरे 11 पॉइंट को बताया। और ये 11 पॉइंट सारे प्रदेश बंद की अपेक्षा से है, और अपने उसमें भी आते हैं, कर्मकांड में भी आते हैं, इसके अंदर योग स्थान वाली बात आती है। कोई बात नहीं है। अब आपको इसको समझना है कि नहीं समझना है, आगे भी बढ़ सकते हैं, क्यों मैंने बता दिया। मेरे पास तो 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है किसके होती है, दूसरा प्रश्न कब होती है, और तीसरा प्रश्न उसके बायोडेटा है। तो कठिनाई कहां पर है उषा जैन? बायोडेटा को समझने में कठिनाई है, क्योंकि बायोडेटा समझे नहीं कहेंगे तो लड़की का लड़का सही अच्छा नहीं निकला। अच्छा देख के लाए थे, सोना देख के लाए थे, लेकिन निकल गया, वो तो गलत निकल गया। तो बायोडेटा समझने में ही तो प्रॉब्लम होती ना। शादी की बात लड़की की करने में टाइम नहीं लगता, लड़का अच्छा है कि उसका बायोडेटा, तो ये उत्कृष्ट करने वाला है जिसका बायोडेटा थोड़ा कठिन है। और इसके बायोडेटा में कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट है। आशा बेट कितने पॉइंट है? और ये 11 पॉइंट अगर आप लिखेंगे एक बार अपने हाथ से, क्या प्रवीणा जी, संजय जी भी थे आज तो, हाँ संजय जी शाद है, राजुल जी है, बहुत बढ़िया है, मुग्धा जी है, मधु जी है, प्रीति जी है, ममता जी का नाम तो ले ही रहे हैं, उर्मिला जी देख रहे हैं उधर क्योंकि उनका नाम नहीं लिया अभी तक, और कौन है हमारे कस्तूरी जी है, आशा बहन है। इनको 11 पॉइंट को लिखा। अच्छा कुछ पॉइंट बोलेंगे क्या आप लोग? आप भी लोग बोलो उसमें क्या लिखा है, देखो बोलो। पहला पॉइंट है प्रथम समय में उत्कृष्ट योग से आहार, मतलब ये उपवाद योग, पहले योग में जब आया उपवाद योग था तब उसने उत्कृष्ट से लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऋजु गति से आया है, क्योंकि पहले समय में आहार ले लिया है। उपवाद योग है, उपवाद योग पहले समय होता था, ये कहां से आया? ऋजु गति में। वो अपना जो था ना संगातन गति वाला 2 मोड़ की गति से आया था, ये कहां पर आया? उपवाद योग से। निकालना पड़ेगा अपने को कि प्रथम समय में उत्कृष्ट योग से आहार। दूसरा क्या पॉइंट है? उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि, मतलब एकांतानुवृद्धि हो गई। मतलब क्या हुआ कि दूसरे समय से लेकर शरीर एकांतानुवृद्धि सबके होती है। अरे खाना तो सब खाते हैं, लेकिन इसने जरा जोरदार एकांतानुवृद्धि की, मतलब एकांतानुवृद्धि में भी ज्यादा वृद्धि वाले स्थान लिए, उत्कृष्ट वृद्धि। हाँ उत्कृष्ट वृद्धि लिए है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? बार बार उत्कृष्ट योग वाला हुआ, उत्कृष्ट योग स्थान। ये कौन से योग की बात हो गई ममता जी? परिणाम योग की बात हो गई।
तो अपने को इसे पॉइंट बना के साइड में लिखेंगे, ये उपाधि योग है, ये एकांतानुवृत्ति वाला है, ये परिणाम योग वाला है, ये योग स्थान का काल यमबद्ध है, ये जीव यमबद्ध है, ये ऊपर की गुणा। तो अपने को 11 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो 11 पॉइंट का कॉमा जहां जहां लगा वो नया पॉइंट है गया। बोल कोई कठिन तो है ही नहीं, जहां जहां कॉमा लगा वहां नया पॉइंट हो गया। आगे का पॉइंट आपको दिख रहा है, कहाँ लिखा है? अधस्तन निषेध, पढ़िए कहां पर लिखा है उषा जी जैन, मिलता है अपने को? अधस्तन स्थितियों के निषेध का जघन्य पद होता है। और आगे की निषेध की स्थिति का उत्कृष्ट हाँ, ये दोनों मिलाकर एक है कि नीचे के निषेधों में कम देता है, ऊपर के निषेधों में अधिक परमाणु को देता है। नहीं तो क्या होता, गोपुच्छा से उल्टा होता था। अपनी त्रिकोण रचना होती है ना, वैसा नहीं। ये क्या करता है, वो कैसे देता है उसका विधान अलग है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ करता क्या है, बायोडेटा पढ़ रहे हैं कि अधस्तन निषेध का जघन्य पद और आगे की स्थिति का उत्कर्ष पद। फिर आगे क्या बोला? मध्यकाल मध्यकाल में विक्रिया को नहीं प्राप्त होता। हाँ, मतलब जीवन के मध्यकाल में विक्रिया को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, कोई क्यों नहीं हुआ? कि खर्चा नहीं किया, कुछ खर्चा नहीं करने का है। नहीं तो परिशातन हो जाती, वही परिशातन हो जाती है। अगर मध्यकाल में, क्योंकि अपने कहा क्या अंत समय में विक्रिया लेगा तब उसकी परिशातन कराने, अगर मध्य में कर लिया होता तो वहां पर भी परिशातन हो जाती है उसकी। अभी देखिए कि आचार्य ने क्यों लिखा कि मध्य में विक्रिया काल नहीं होता। समझने से धवला पुस्तक उतनी ही समझ, लोग कहते हैं ना कि कर्णान्वय के विषय है, सूक्ष्म में समझने का नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी सब एकदम जैसे अपन कहते हैं द्रव्यानुयोग में सब सिस्टमेटिक है, यहाँ भी सब सिस्टमेटिक है। अरे अनंत भगवान महावीर स्वामी ने नहीं कहा कि आज मैं कर्णान्वय बोल रहा हूँ, थोड़ा कल बोलूंगा, अच्छा बात करूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी वही बात बता रहे हैं, सब एक एक बात बता रहे हैं। प्रीति जी, भगवान महावीर की वाणी है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले आगे बैठो, कर्णानुयोग पढ़ने वाले पीछे बैठो, ऐसा नहीं बोला था। आया था क्या एक बार भी सुना आपने? हे गौतम गंधर, जो द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले हैं उनको जरा आगे लाओ, और जो कर्णानुयोग को पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा पीछे रखो। नहीं अरे ये तो हम लोगों ने भेद कर दिए हैं। चारों ही अनुयोग कार्यकारी, टोटल साहब चारों अनुयोग कार्यकारी है। बल्कि जब कहीं मन नहीं लगे कर्णानुयोग से तो बहुत मतलब, और ये टाइम तो बहुत अच्छा है दिन का 3 महीने। मेरा अनुभव, मुझे कहीं ये पढ़ा लिखा नहीं मिला, लेकिन मुझे कर्णानुयोग के शास्त्र को पढ़ने का तो दिन में ही अच्छा लगता है। मतलब 2:30 बजे 3 बजे से बैठो और 5 बजे तक पढ़ो। आप कर्णानुयोग का सबसे बढ़िया टाइम है। सुबह अपना पूजा पाठ द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय करना चाहिए, सुबह का वो है। और शाम को अपना जो है तत्वार्थ सूत्र, शाम को तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर की नींद उड़ जाती। चलो आगे और क्या लिखा है, अपना समय हो गया है। चलो और क्या लिखा आगे? मध्यकाल में, हाँ, ये मध्यकाल में छेद नहीं करता। क्या मतलब? शरीर का छेद नहीं करता मतलब क्या होता है? जितनी आयु है उतनी पूरा कर देता है। नहीं कोई उसके शरीर का अंग छेद, वहां पर तो कहीं लिखा है गोबरसार में तो नख छेद, सिर के बाल, ये सब काटना वाटना मतलब करेगा ना, शरीर के अंगों का कट करेगा तो भी परमाणु गिरेंगे। तो उन्होंने बोला शरीर का छेद नहीं करता है। आगे के 4 पॉइंट क्या लिखे, 2 पॉइंट क्या लिखे हैं? भाषा काल स्तोक है, मनोयोग का काल स्तोक है, और भाषा काल हस्व है, मनोकाल का हस्व है। क्या अंतर हुआ? एक बार लिख रहे स्तोक है, एक बार लिख रहे हस्व है। देखो भाई, देखो एक बार लिखा स्तोक, एक बार लिखा हस। मैं बताता हूँ, अर्थ समझाता हूँ, समझ जाएगी तो आपको। एक बहुत सरल है। योग मन वचन का तीनों योग होते हैं। मन योग होगा, वचन होगा, काय होगा, तीनों पलटता रहता है। आपकी प्रवृत्ति कुछ भी हो, आप कहेंगे कि मैं तो रोटी बना रहे, तो आप जब तक रोटी बनाते 1-1.5 घंटा किचन में, तो आपको तो काय योग ही हो रहा है, हाथ ही चल रहा है, बेलन पे चल रहा है, काय योग हो रहा है। नहीं, वो तो हाथ की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति अलग है। आपके मनोयोग भी हो रहा है, काय योग भी हो रहा है, वचन योग भी हो रहा है। मधु जी आपका मौन तो नहीं, आप बोलेंगे क्या? ये बात कहाँ है आपके यहाँ पर काला योग में? अच्छा, आज उन्होंने उधर बहुत पढ़ाई की, उन्होंने उधर बोले 2-3 बार बोले, मैंने सुना है, इसलिए अभी थके हुए हैं।
थके हुए हैं। चलो अब नहीं पूछेंगे, थके हुए हैं, उधर आया बहुत आया वापस। मतलब योग की प्रवृत्ति अलग है, एक काय की प्रवृत्ति अलग है, और योग का अलग परिवर्तन अलग है। योग मार्ग में आए। हाँ, कोई पाषाण के समान बैठा है, मुनिराज बैठे हुए हैं कि वो हिरण भी आके खाल को खुजा होता था ना, छठी डाल में आया है कि वो इसे ध्यान में मुद्रा में पड़े हुए कि हिरण भी उसको उपल समझकर, मतलब पत्थर समझकर खुजलाते हैं। लेकिन क्या उनके मनोयोग नहीं चल रहा उसमें, वचन योग नहीं चल रहा है क्या? अंतर जल पे चल रहा है, मौन अवस्था में भी वचन योग चल रहा है। तो प्रवृत्ति अलग है, योग अलग। ये क्या कहते हैं, एक का स्तोक, मतलब जब मनोयोग है तो उसका योग का परिणाम इंटेंसिटी कितनी है कि कम है, और हस्त मतलब कितनी बार हुआ कि जैसे एक दिन के 1 घंटे के अंदर 10 बार मनोयोग हुआ, 5 बार वचन योग हुआ, 7 बार काय योग हुआ, कितनी बार योग परिवर्तन हुआ? एक तो हो गया बार, और जितनी बार हुआ तो एक बार में कितने दिन कितने समय तक रहा। कोई लड़की है शादी के बाद में 3 बार ससुराल जाती है, 3 बार मैके जाती है, और जाती तो कितने दिन तक रहती है? 2 बात हो गई ना। लड़की साल में 3 बार मैके जाती है या 2 बार मैके जाती है? जाती है तो कितने दिन के लिए जाती है? 2 दिन के लिए जाती है कि 2 महीने के लिए जाती है? तो एक हो गया स्तोक और एक हो गया हस्व। अब आप पढ़िए, इसमें फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या बोला उन्होंने? भाषा काल स्तोक है और मनोयोग का काल स्तोक है। मतलब जितना काल तक वो मनोयोग और भाषा योग में रहता वह कम है, और काय योग का काल अधिक है। फिर क्या लिखा प्रीति जी? भाषा काल हस्व है, मनोयोग का काल हस्व है। हाँ, तो एक काल हो गया, और एक कितनी बार रहता? बार हो गए, बार मतलब 4 बार। 1 घंटे में 4 बार मनोयोग गया, कि 1 घंटे में 2 बार मनोयोग गया, कि 1 घंटे में 1 बार ही मनोयोग गया। और जो 1 बार ही गया लेकिन 50 मिनट तक रहा तो वो तो दीर्घ हो गया, कि नहीं, वो भी हस्व होगा। 1 बार गया और 5 मिनट ही रहा। अधिक कहाँ रहा? काय योग में रहा, क्योंकि उसको अधिक ग्रहण करना था। और लास्ट में उसने लिखा, जीवित के अंतर्मुख मात्र शेष रहने पर योग स्थान के ऊपरी भाग में आया। अब योग स्थान कल बताएंगे आपको, तो योग स्थान के ऊपरी भाग में रहा है, तो जहां पर उत्कृष्ट योग है तो वह संचित किया गया। ये तो सिर्फ बताया है। क्या बताया? कि उसने कर्म परमाणु जो खरीदे थे वो कहाँ रखे? ऊपर रखे कि नीचे रखे? कि नहीं, बच्चे घर में बच्चे थे ना, तो उसने ऊपर संभाल के पैर को रखा। उसके परमाणु कहाँ रखा? कि योग स्थान के ऊपर रखा, नीचे नहीं रखा। नहीं तो नीचे बच्चे होते तो सब पैसा ले लेते, मम्मी मिठाई खानी है, आपने मिठाई बनाई नहीं? बेटा तो दिवाली के लिए बनाई है, पर परसों खाएंगे, परसों है धनतेरस, तो ऊपर रख देते ताकि बच्चे मांग लेंगे। आप करते नहीं करते? ये सब किया है आप लोगों ने, पिताजी ने किया है। तो छोटे बच्चे आते हैं और आपने दिवाली के पहले 1 दिन पहले मिठाई बना ली आपने, तो अब तो उस दिन के लिए तो बच्चे तो है ना, के लिए खत्म हो गई है, ऊपर उठा के रख दिया। तो ये ऊपर के योग स्थान में ज्यादा काल तक रहा। और फिर अंत में लिखते हैं त्रिचरम और द्विचरम, मतलब अंतिम समय के दूसरे तीसरे चरम में भी उत्कृष्ट योग वाला हुआ, और फिर अंतिम समय में विक्रिया रिद्धि की और ये परिशातन वृद्धि हो गई है। मैंने समझाने का प्रयास किया है। अपन रुकेंगे आज। आपको इसका आनंद आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको लिख लेंगे कि परिशातन गति किसके होती है, कब होती है, और जिसके होती है उसके यहाँ पर कौन से 11 पॉइंट बताए, उसको अगर आप लिखेंगे तो अब आगे का सारा प्रकरण अपने को समझने में आसानी रहेगी। प्रीति जी, हैंड ओवर टू यू। उत्तर शरीर की क्या मतलब है? उत्तर शरीर की विक्रिया से क्या मतलब है? वो उसने नया शरीर बनाया ना भाषा में, उसको उत्तर शरीर कहेंगे। जैसे मूल शरीर ना, औदारिक शरीर वाला, उसके औदारिक शरीर की, जैसे भरत चक्रवर्ती ने दूसरे रानी के बाद जाकर एक और शरीर बनाया ना, तो एक हो गया मूल शरीर, और जो अन्य शरीर होगा उसका उत्तर शरीर कहेंगे। ये औदारिक शरीर की विक्रिया है। अच्छा पंडित जी, ये भी मध्यकाल में छेदन वाला मुझे नहीं समझ में आया, छेदन कैसे होता है? ये मध्य काल के अंदर कोई अंग वगैरह छेदन का पंडित टोडरमल जी लिखा है, इसका विशेष समझ तो मुझे भी नहीं आया, ज्ञानी जन समझाए, कर्मकांड में लिखा है। लेकिन धवला जी में जो बात बताते, वीरसेन आचार्य यही बताते हैं कि जैसे नख को छेदना, बाल को, ये शरीर के अंग का कोई छेद हो तो उससे कर्म परमाणु की निर्जरा हो जाती है। बस इतना है। ये आप आज की भाषा में कहेंगे, जैसे डॉक्टर आपके नी जॉइंट का ऑपरेशन करके आएंगे तो आशा में क्या कहा था आपको कि आप सावधानी रखना, गिरना मत, गिर जाओगे तो टूट जाएगा, है ना। बाकी आप चलना कितना भी, लेकिन दौड़ना मत,
ऐसे डॉक्टर बोलते हैं, ये ऑपरेशन कराया है तो दौड़ना मत, तो ऐसे बोलते हैं कि शरीर का छेदन मत करना, तो नहीं तो तुम्हारे कर्म परमाणु खिल जाएंगे। वहां पर आया शरीर का छेद नहीं करता, छेद नहीं करना मतलब उसका ऐसा कोई भंग होना या कुछ भी होना, इस प्रकार को उसको छेद लिखा है। प्रवीणा जी ऐसा सोचना नहीं समझ आएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप में 3 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे ना, इसमें किसके होती है, कब होती है और जिसकी होती है उसके बायोडाटा कितना, और बायोडाटा के पॉइंट 11 है। आप निकाल के बताना 11 कौन से पॉइंट। अगर आप बोलेंगे अपने कागज से 11 पॉइंट तो फिर अपन चर्चा करेंगे। फिर मुझे उसको जैसे आज आपको बताया परिणाम योग, उत्पाद योग, ऐसे मुझे आपको वो योग रचना को बतानी पड़ेगी, वो अपन करेंगे प्रदेश बेस संबंधी। आप भी पढ़ लीजिएगा उषा जी जैन, कर्मकांड के विषय है ना। आप कहेंगे तो पेज नंबर पे डाल दूंगा, कर्मकांड होगी। आशा में आपका ऐसे समय ज्ञान चंद्रिका जी अभी ये जो गोमट सार का जीव पता है ना, उसमें पहले योग स्थान ही पढ़ाया है। हाँ, योग स्थान पढ़ाया, वही योग स्थान है ना ये। हाँ ये वही योग, वो एक ही है, बाबा रामदेव वाला नहीं है। हाँ। वही इंदौर वाला वही है, नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती वाला ही। 218 नंबर की गाथा से बस उसी के आसपास उसका आशा में इन 11 में बहुत प्रयोग हुआ है, मुझे कर्मकांड का 11 में। अच्छा ये यहाँ पर क्या संचय कर रहा है ना कर्म परमाणु का, 3 पद में इसकी बार बार टर्मिनोलॉजी आएगी। अपने को गणित नहीं समझना भी, हम यहाँ पर वो शब्द समझ में आ जाए कि उत्कर्ष वृद्धि वाला होता क्या होता है। अभी इंदौर में था ये दोपहर के प्रवचन में, संजय जी आशाबेन याद आया योगा, पर हमको थोड़ा टफ ही गया वो, अब आपसे समझना है वो। अब आप लोगों को समझाना चाहिए, कल हम लोग सब सुनेंगे आप लोगों से। नहीं ऐसा तो वो कठिन ही गया वहां पे। लास्ट में लिया था, वो बोले सबसे टफ है, सबसे बाद में लास्ट में लिए 2 दिन बस। नहीं मैं तो क्या कर समझना है वो। नहीं मेरा तो स्टाइल है ना, मैंने सोचा कि इतने कठिन हो क्या समझो, मैंने कहा 1 प्रश्न 3 प्रश्न के उत्तर है, किसके होती है, कब होती है और जिसके होती है उसका बायोडेटा क्या। बायोडेटा वर्ड याद रखना, उसका बायोडेटा है। हाँ। चलिए जिनवाणी स्तुति कौन बोलना चाहता है क्या? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। 9 बार नमस्कार मंत्र। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय हो। पंडित जी साहब आप होस्ट हैं, आपको रिकॉर्डिंग बंद करना है और फिर एंड करना है।